नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, आज का विषय जो होगा ईवीएस से रिलेटेड है, यानी कक्षा 1 से 5 के लिए हमने आपको बताया है कि सीटेट प्रिपरेशन के माध्यम से आपको हर एक विषय वस्तु को मैं समय समय पर लाने का जो प्रयास करूंगा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो विषय हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मधुमक्खी पालन। याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन, यानी आज का जो विषय हमारे और आपके समक्ष रहेंगे वो मधुमक्खी पालन होगा। आइए चलते हैं, मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ विषय वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, मधुमक्खी पालन जो है यह खासकर बिहार से संबंधित है। मैं आपको पहले ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह जो है खासकर बिहार से संबंधित है। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए देखिए यहाँ पर बिहार के मुजफ्फरपुर, जो याद रखिएगा, बिहार में मुजफ्फरपुर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मधुमक्खी पालन बहुत ज़्यादा की जाती है। कारण उसका यह है कि इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी लीची की जो पेड़ होती है बहुत अधिक मात्रा में बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में आपका बोचहा गाँव नामक एक स्थान का जिक्र किया गया है, इसलिए मैंने इस स्थान को यहाँ पर भी आप सबके समक्ष दर्शाया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको जो भी बनेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनेगा, उससे हटके नहीं बनेगा, इसलिए आप एनसीईआरटी को लेकर ही चलेंगे। और मैं आपको जो भी नोट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा वह एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होगा, इसके अलावा और कुछ से नहीं होगा। आइए तो याद रखिएगा, इसमें 3 पॉइंट आपको जानना जरूरी है। पहला, मधुमक्खी पालन में बिहार, मुजफ्फरपुर और बोचहा गाँव, यह 3 कहीं भी से आपको दे सकते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन देगा तो 3 इक दे देंगे और इसे बोला जाएगा क्या चीज़, इससे रिलेटेड कौन नहीं है। तो कौन नहीं है में आपको यह जानने का आवश्यकता होगी कि इसमें से कौन है। तो इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूं कि वीडियो बहुत सटीकता के साथ देखिएगा, स्पष्ट तरीके से देखिएगा, ताकि कोई भी समस्या आपके दिलो और दिमाग में ना हो। आइए तो चलिए, लीची के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में। बिहार के कौन से जिले में पाए जाते हैं? मुजफ्फरपुर में। अच्छा, एनसीईआरटी में किस गांव का जिक्र किया गया है? बोचहा गांव का जिक्र किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। लीची के फूल मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं। याद रखिएगा, लीची का जो फूल होता है वो मधुमक्खी को बहुत लुभाता है, यानी मधुमक्खियों को लीची का फूल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत लुभाता है। इसलिए इस क्षेत्र के लोग, यानी किस क्षेत्र के लोग? मुजफ्फरपुर के क्षेत्र के लोग, बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर के क्षेत्र के लोग, बोचहा गांव के आसपास इलाके के क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का कार्य करते हैं। याद रखिएगा, क्या चीज बनाने का कार्य करते हैं? शहद बनाने का कार्य करते हैं। आगे बात हम करते हैं, जो मधुमक्खी होती है इसको जब पाला जाता है तो उसको एक साइंटिफिक नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का जिक्र यहां पर मैंने आप सबको दर्शाया है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुके हैं कि ये बताइए मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है। तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसे भूलना नहीं है। ये सारे नोट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही पॉइंट को जोड़कर एक समक्ष रखकर आप सबके सामने प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। इसलिए बिना स्क्रिप्ट किए पूरा देखिए और सीटेट की तैयारी के लिए इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। आइए साथियों, अब यहां पर अगला बिंदु जो है आपका, ये ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी पालन करने का सबसे बेहतरीन समय आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर माना गया है इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपको स्पष्ट से तरीके से बताया गया है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो मधुमक्खी पालन करने का जो समय होता है वह सबसे बेहतर माना गया है। याद रखिएगा, इसमें मधुमक्खी अपना अंडा देती है। अंडा देने का यह सही समय उन लोग का होता है। अच्छा, वो अंडा देने का कार्य करती है तो जाहिर सी बात है उसके भलन और पोषण के लिए, यानी उसकी आवश्यकता के लिए, उसके कुपोषण ना होने के लिए वह कुछ ना कुछ उपाय करती हैं। वही उपाय के लिए उन्होंने छतरी का इस्तेमाल करती हैं, साथ ही साथ मधु बनाने का भी एक शुरुआत करती है। तो इसीलिए सबसे अच्छा समय जो माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर, उस समय सबसे बेहतर समय माना जाता है शहद, जो शहद होता है वो शहद को इकट्ठा करने के लिए, यानी मधुमक्खी पालन का सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर से दिसंबर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा, एक और बात मैं आपको जिक्र में बताना चाहूँगा कि लीची के फूल जो होते हैं वो फरवरी माह में खिलना चालू हो जाते हैं, यानी जो हमारे लीची का पेड़ होता है उसमें लीची का जो फूल होता है वह फरवरी माह में ही प्रारंभ हो जाता है आना। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मधुमक्खी के छत्ते में, देखिएगा यहाँ जो भी मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। अगर एक बार ना समझ में आए 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन बिना समझे इस वीडियो से बाहर मत जाइए, क्योंकि आपके सीटेट्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे घुमा फिरा कर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका सीटेट भी क्लियर रहेगा। अगर कंसेप्ट में थोड़ा सा भी लापरवाही होगी तो आपके सीटेट के एग्जाम में बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे आप, ये मेरा दावा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई करो तो सही तरीके से करो, वरना मत करो। आइए पॉइंट नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं।
देखिए, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देने का कार्य करती है। साथ ही साथ कुछ नर मक्खी भी होते हैं, इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, वह सिर्फ आराम करते हैं और कोई स्पेशल उनका वर्क नहीं होता है। उनका स्पेशल वर्क यही है कि प्रजनन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना। यानी रानी मधुमक्खी जो होती है विशेष प्रकार से आकर्षण का बिंदु एकत्रित करती है ताकि नर मक्खी जो है उनके समीप आए, और ये आने के बाद उन जो मतलब उनके साथ जो एक संबंध स्थापित होता है तत्पश्चात वहाँ अंडा देने का कार्य शुरू करती है। तो यह नर मक्खी का ही ये विशेष कार्य होता है। इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा जिक्र इन एनसीईआरटी में नहीं किया गया है और ना ही कोई इसके बारे में विशेषकर जानकारी दी गई है। तो हमारे पास जो जानकारी मिली हुई है इसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं, कोई फालतू टॉपिक नहीं चलेगा जो आपको एनसीईआरटी से हटके हो। एनसीईआरटी से हटके पढ़ने का मतलब कुछ नहीं बनता है। बेहतर होगा कि पहले एनसीईआरटी आप समझो, उसके बाद जो हटना है वो देखा जाएगा। बाद में जो हम रिवीजन कराएंगे तो आपको सब इसके मूल बिंदु को मैं फिर से एक बार चर्चा में लाऊंगा। 7वें बिंदु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 7वें बिंदु क्या है, आइए 7वें बिंदु के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली भी मक्खियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, रानी मक्खी के अलावा भी जो मक्खियां रहती हैं उनको काम करने वाली मक्खियां बोला जाता है, जिसे श्रमिक मधुमक्खी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो दिन भर का काम उनका अलग अलग तरीके से होता है। शहद बनाने के लिए फूलों का रस ढूंढना, तरह तरह की और भी आगे की जो मतलब उनका जो काम होता है उसको तरीके से मैंने आपको बताया है। देखिए, पॉइंट नंबर इसको जिक्र कर ही देता हूँ। देखिए, यहाँ मैंने इसका जिक्र किया है। यहाँ पर देखिएगा, जो उनका काम क्या होता है, छत्ते बनाने का कार्य होता है, साथ ही साथ छत्ते की देखभाल करने का कार्य होता है। जो बच्चे होते हैं उसको देखभाल करने का काम होता है। साथ ही साथ फूलों का रस इकट्ठा कर शहद बनाने का कार्य होता है। ये कौन सी मधुमक्खी का काम होता है, याद रखिएगा, श्रमिक, यानी काम जो करने वाली मधुमक्खी है। जो मधुमक्खी काम करने वाली हैं उनका यह कार्य होता है कि इस तरीके से अपने आप को वह इस छत्ते के लिए समर्पित रहती हैं। साथ ही साथ अगला बिंदु हम लोग चलते हैं, जब उन्हें रसों का भंडार मिल जाता है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं। जब उन्हें रसों का भंडार मिल जाता है तो वह एक विशेष प्रकार का नाच करती हैं। याद रखिएगा, एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, नाच करती हैं, जिससे दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है कि वहां रसों का भंडार है। याद रखिएगा, और जब यहाँ पता चल जाता है कि वहाँ रसों का भंडार है तो सारी मक्खियाँ आकर वहाँ पर एकत्रित हो जाती है और रस को इकट्ठा करने का कार्य प्रारंभ कर देती है ताकि वह उस रस के माध्यम से शहद बना सके। आइए पॉइंट नंबर 9 को देखते हैं हम लोग एक बार। रानी मक्खी के अलावा काम करने वाली मक्खी कुछ विशेष कार्य होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। जैसे मैंने अभी आपको जिक्र में बताया है कि किस तरीके से वह कार्य करते हैं। छत्ता बनाने का कार्य हो गया, छत्ते का देखभाल करने का कार्य हो गया, बच्चों को देखभाल करने का कार्य, साथ ही साथ फूलों से इकट्ठा कर रस जो लाया जाता है उसे शहद बनाने का भी कार्य इन्हीं का होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये तो मधुमक्खी से संबंधित जितने भी जिक्र थे इसके बारे में डिस्कस हमने कर लिया। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट इस बुक के माध्यम से आपको बताना जरूरी है कि मधुमक्खी जो पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन करने का कुछ तरीका होता है। जैसे बोचहा गांव के लोगों को मधुमक्खी पालन करने का बहुत शौक था और उसी के अंतर्गत उन्होंने मधुमक्खी को बहुत ज़्यादा वरीयता दी ताकि वो भरण पोषण, यानी वो एक तरीके से अपने घर परिवार संसार को चलाने के लिए मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करते थे। आइए चलते हैं। मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। इस बॉक्स में ध्यान रखिएगा, इस बॉक्स में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। याद रखिएगा, चीनी का मीठा घोल। यह क्वेश्चन आ चुका है आपके सीटेट में कि जो आपके मधुमक्खी जो पाला जाता है उसमें जो बॉक्स इस्तेमाल होता है उस बॉक्स में किस प्रकार का रस का प्रयोग किया जाता है ताकि मधुमक्खी आकर्षित होकर उस बॉक्स के समीप आए। तो उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। चीनी का मीठा घोल डाला जाता है ताकि उन्हें समझ में आए कि हाँ, यहाँ रसों का अत्यधिक भंडार है और वह अपने छत्रियाँ यहीं पर बनाना प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही साथ इसमें देखने योग्य और भी बिंदु हैं, इसको हम लोग देखते हैं। इस घोल के कारण मक्खी को मीठे रस का भंडार मिल जाता है, वो अपना छत्ता बनाने का निर्णय यही इसी वक्त लेती है। इसके बारे में तो हमने जिक्र कर दिया है। आइए कुछ नोट हैं, नोट्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई है। ये जितने भी पॉइंट हैं मैंने आपको वीवीआई में डाला है, लेकिन कुछ आपको जानना अति आवश्यक है। फॉर्मिक एसिड याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट में पूछा गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ में मधुमक्खी पालन में जो स्टार गर्ल, याद रखिएगा, स्टार गर्ल के बारे में जब मैं जिक्र करूंगा तो इनके बारे में मैं विशेषकर आप सबको समझाने का प्रयास करूंगा। एक एक पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इस स्टार गर्ल को जानने का प्रयास करते हैं, एक झलक लेने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी पालन में स्टार गर्ल अनीता, याद रखिएगा, अनीता की विशेष भूमिका रही। अनीता एक ऐसी कड़ी है जो आपको मधुमक्खी पालन से संबंधित अपनी हर एक बिंदु पर यहाँ पर मिलेगा। जब अनीता स्टार गर्ल्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा तो इनके बारे में जो इन्होंने संघर्ष किया है इसके बारे में मैं आप सबके सामने
प्रस्तुत करूँगा। तो फिलहाल हमें ये जानने का जानकारी रखना चाहिए कि अनीता जो है वो किससे संबंधित रखती है। तो याद रखिएगा, अनीता का जो संबंध है वह मधुमक्खी से है। आगे बढ़ते हैं। अनीता जो है वो थोक विक्रेता बनना चाहती है। वो थोक विक्रेता बनना चाहती थी ताकि वो ग्रामीण वासियों की मदद कर सके। किस संबंध में? याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन के संबंध में। यानी उस समय जो शहद का जो मूल्य था, उस समय मूल्य ये था कि 35 रुपया पर केजी शहद का मूल्य दिया जाता था व्यापारियों के द्वारा, जो ग्रामीण वासियों के लिए बहुत कम मूल्य माना जाता था। तो अनीता की ये सोच था कि अगर मैं थोक विक्रेता बन जाती हूँ तो अपने ग्रामीण वासियों से मद मैं खुद खरीदूंगी और जाकर मार्केट में खुद सप्लाई करूंगी। जो बिचौलिए का जो पैसा जो इधर उधर होता है, जो हमारी हक का पैसा होता था, वो बिचौलिए खा जाते थे। इसलिए अनीता का ये मानना था कि मैं अगर थोक विक्रेता बनती हूँ तो इन बिचौलियों को पैसा ना मिलकर हम डायरेक्ट किसान से डायरेक्ट संपर्क मेरे पास रहेगा। मैं डायरेक्ट जाऊंगी और मार्केट में सप्लाई करूंगी और उसका जो पैसा होगा डायरेक्ट तो किसान के खाते में, किसान के हाथों में जाएगा। तो इनका विशेष सोच था। तो कुछ स्टार गर्ल्स के बारे में जानकारी हम सबको मिल गई। साथ ही साथ मैं आपको बता दिया कि मधुमक्खी से संबंधित क्या क्या मेन क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए साथियों, मैं एक छोटा एक पॉइंट पर मैं टॉपिक में बना रहा हूं आपको। मैं चाहता तो इसको एक ही बार एक में 3-4 टॉपिक जोड़ सकता था, लेकिन इससे कोई फ़ायदा मुझे विशेष कर नहीं लगा, क्योंकि मैं जब सीटेट की तैयारी करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि इंडिविजुअल टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है। और इंडिविजुअल टॉपिक अगर रहेगा तो हर अभ्यर्थियों के लिए वह सहारा का काम करेगा। मान लीजिए किसी मूल बिंदु पर अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो तुरंत उसी टॉपिक को सर्च करेगा और तुरंत उसको कंसेप्ट को क्लियर करेगा। लेकिन सब एक ही साथ मिले होने की वजह से उस पूरे वीडियो को देखना पड़ता था, ताकि देखने से एक माइंड डाइवर्ट होने लगता था। जिस विषय वस्तु को लेकर हम यूट्यूब पर आते हैं वो ना मिलकर कोई और चीज़ मिलने लगता था। इसलिए मैं एक पॉइंट को आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझ में आए। साथियों, फिर से एक बार हम लोग थोड़ा सा हेडलाइन देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हम लोग पढ़ लिया आज के विषय में। बिहार मुजफ्फरपुर बोचहा गांव के इलाके में लीची के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, लीची का जो पेड़ होता है उसके फूल मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं। इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करते हैं। साथ ही साथ मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर माना जाता है, जो अंडा देते हैं। साथ ही साथ मधुमक्खी पालन करने का बेहतर समय माना गया है। साथ ही साथ लीची के जो फूल होते हैं फरवरी में खिलना प्रारंभ हो जाते हैं। और इसके आगे हम लोग बिंदु में एक एक करके देख लेते हैं। इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देने के कार्य होते हैं। नर मधुमक्खी का कोई विशेष कार्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं जिनका विशेषकर बहुत योगदान है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जब उन्हें रसों का भंडार मिल जाता है, किन्हें? काम करने वाली यानी श्रमिक मधुमक्खी को जब रसों का भंडार मिल जाता है तो विशेष प्रकार का नृत्य करती है और दूसरे मधुमक्खी को अपने पास बुलाने का कार्य करती है ताकि वह रसों को इकट्ठा कर शहद बनाने का प्रक्रिया प्रारंभ कर सके। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, रानी मक्खी के अलावा काम करने वाली भी मक्खियाँ होती हैं जिनका विशेष योगदान होता है, जो मैंने जिक्र किया है। आप सबको समझ में भी आ गया होगा। फिर से एक बार मैं कर दे रहा हूँ। छत बनाने का कार्य, छत्ते को देखभाल करने का कार्य, बच्चों को संभालने और फूलों से रस इकट्ठा कर शहद बनाने का भी कार्य इन्हीं का होता है। मधुमक्खी पालन करने का बेहतर समय कौन सा माना गया है? कौन सा माना गया है साथियों? ये कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइएगा। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, मधुमक्खी पालन में जो बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, इस बॉक्स में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब एक और बात इसमें जिक्र किया गया था, जैसे कि घोल के कारण बहुत सारा भंडार हो जाता है। साथ ही साथ वो वही छतरी बनाने का निर्णय लेते हैं और यही छतरी बनाने का जो उनका निर्णय होता है, आम जो भी वहाँ के किसान होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि जो मधुमक्खी का रस होता है उसे शहद के नाम से जाना जाता है और शहद के मार्केट में बहुत सारी कीमत होती है, इसलिए उनका व्यवसाय इस माध्यम से चलते रहता है। साथ ही साथ मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये भी हमने सीख लिया। अनीता के बारे में जान गए कि अनीता एक स्टार गर्ल है जो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। साथ ही साथ अनीता एक थोक विक्रेता बनना चाहती थी, ग्रामीण वासियों की मदद करना चाहती थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उस समय यानी मधुमक्खी शहद का जो मूल्य कितना था, तो याद रखिएगा 35 रुपया पर केजी था। साथियों, यही कुछ छोटे से टॉपिक के साथ मैं आप सबके समक्ष उपस्थित था। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप सबको फिर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा, टॉपिक वाइज चलेगा, जो भी टॉपिक होगा वो टॉपिक वाइज चलेगा। अभी ईवीएस की क्लास चल रही है, तो ईवीएस के बाद आपका जो सीडीपी होगा वो भी चलेगा। साथ ही साथ आपके जो मैथ होंगे वो भी चलेंगे, ठीक ना। तो हर एक क्लास को मैं चलाने का प्रयास करूंगा। आप इस चैनल के माध्यम के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार इस चैनल के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आपका प्यार मेरी विश्वास और ताकत को मजबूत करता है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।